नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट गोल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूजीसी नेट जेआरएफ के अंतर्गत हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है क्लास पेपर 1, तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। लगभग एक यूनिट उसमें कंप्लीट होने को है। ये यूनिट जो है आपका पेपर नंबर 2 है, और पेपर नंबर 2 में भी आपका हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग जो है यूनिट नंबर 1 देख रहे हैं। और यूनिट नंबर 1 की इससे पहले एक क्लास आ चुकी है। संघर्ष बैच की न्यू सीरीज मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट की है, और डिटेल से हम इस सीरीज को करने वाले हैं। बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो है एक क्लास की है। आज की जो दूसरी क्लास रहेगी, इस क्लास के बारे में बात करते हैं भाई, ठीक है। ये जो क्लास है आपकी, ये क्लास रहेगी आपकी कौन से टॉपिक से संबंधित, उसके बारे में बात करेंगे। स्रोतों के अध्ययन में हम लोग पढ़ेंगे पुरालेख। पुरालेख के अंतर्गत हमको जो है पत्थरों, स्तंभों और ताम्र पत्रों या दीवारों आदि पर जो लेख लिखे जाते हैं, उनसे संबंधित लेख हम लोगों को इसमें पढ़ने हैं। तो कौन कौन से रहेंगे, किस किस चीजों को और कहाँ कहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं, उन सब के बारे में ही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए जी, करते हैं क्लास को स्टार्ट। और यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो, और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। तो आज पढ़ने वाले हैं हम लोग पुरालेख, ठीक है। पुरालेख का जो अध्ययन करेंगे उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। पुरालेख किसको कहा जाता है? पुरालेख जो है ना, इसमें देख लेते हैं सबसे पहले। वह अध्ययन है, पुरालेख वह अध्ययन है जिसमें पत्थरों, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मंदिरों आदि पर अंकित लिपिबद्ध लेखों या शिलालेखों को पढ़ा, समझा और विश्लेषित किया जाता है। यह अध्ययन इतिहास की प्रमाणिक जानकारी प्राप्त करने में सहायक होता है, विशेषकर उन युगों में जब लिखित ग्रंथ या साहित्यिक स्रोत नहीं थे। तो कुल मिलाकर पुरालेख उसको कहा जाएगा जब किसी दीवार पर, किसी पत्थर पर, किसी स्तंभ पर यानी कि पिलर पर, ठीक है, या फिर किसी मंदिर की दीवारों पर, ठीक है, या फिर आपका मकानों की दीवारों पर जब भी कोई लेख लिखा जाता है, उसे लिपिबद्ध किया जाता है, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को लिपिबद्ध किया जाता है, लिखित रूप में लिखा जाता है, तो उसी को कहा जाएगा क्या? उसी को पुरालेख के नाम से जाना जाता है। पुरालेख को शिलालेख के नाम से भी जानते हैं, या इसको आपका जो है पुरालेख या शिलालेख इसी को कहा जाता है, ठीक है। और इसमें उस युग की जानकारी हमको प्राप्त होती है जिस युग में लोगों के द्वारा जो है लिखित रूप से कोई साहित्यिक स्रोत यानी कि पुस्तकों पर, ठीक है, या जो है आदि पर लिखित जो ग्रंथ होते हैं, ठीक है, ग्रंथ हमको प्राप्त नहीं होते। तो उसके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है ये। इसके बाद बात करेंगे पुरालेखों की विशेषताएं। तो पुरालेखों की विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें, तो ये स्रोत समकालीन होते हैं। समकालीन मतलब जिस समय कोई राजा होता है उसी के राजा के समय, या कोई मान लो कोई युग चल रहा है, कोई काल चल रहा है, तो उस काल के समय इसलिए प्रमाणिक माने जाते हैं, क्योंकि जब ये प्राप्त होते हैं तो उसी काल की अन्य जानकारी भी हमको मिलती है। ये राजनीतिक भी हो सकते हैं, धार्मिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं, और प्रशासनिक पहलुओं से जुड़े हुए भी ये होते हैं, ठीक है। इनमें प्रयुक्त भाषा जो होती है, लिपि से उस समय की भाषा संस्कृति का ज्ञान भी हमको मिलता है। जैसे मान लो मौर्य काल के हमको अनेक शिलालेख प्राप्त हुए हैं, तो उस काल में जो भाषा थी, उस काल की जो भाषा थी, उस काल की भाषा के बारे में हमको जानकारी मिलती है, ठीक। खरोष्टी लिपि मिलती है, ठीक, ब्राह्मी लिपि मिलती है, अरमाइक लिपि की भी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो बहुत सारी लिपियों के बारे में हमको इससे जानकारी प्राप्त होती है। तो पुरालेखों की ये विशेषताएं होती है कि उस काल की जानकारी मिलेगी, उस काल के राजाओं की जानकारी मिलेगी, उसमें राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जानकारी तथा प्रशासनिक जानकारी भी हमको प्राप्त होती है। इसके अलावा भाषा और संस्कृति कैसी थी, इसके बारे में भी उल्लेख दिया गया है। तो प्रमुख पुरालेखों के एग्जाम्पल हैं, यहां से आपके क्वेश्चन आने शुरू होते हैं। परिभाषा के बारे में आपसे पूछेगा नहीं, एग्जाम में पूछा जाएगा आपका कि भाई कौन सा शिलालेख या कौन सा लेख किस राजा के समय, किस समय से और कहां से प्राप्त हुआ है, कौन सी भाषा में प्राप्त हुआ है। तो बात करते हैं सबसे पहले अशोक के शिलालेख होगी। तो अशोक के शिलालेख भारत में सबसे प्राचीन माने जाते हैं। 3री शताब्दी में इनका जो है निर्माण किया गया, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, बीसी में, तो इनका निर्माण किया गया था। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं भाई अशोक के शिलालेख, ठीक है। अशोक के शिलालेखों की अगर मैं बात करूं, समय की अगर हम बात करते हैं, तो मौर्य सम्राट अशोक, ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक जो थे, ये 273 से 232 बीसी तक इन्होंने अपना शासन किया। मौर्य वंश के राजा थे, ठीक है। मौर्य वंश के सबसे पहले जो राजा थे, संस्थापक जो थे, वे चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद बिंदुसार शासक बने। बिंदुसार के बाद उनका पुत्र अशोक जो है गद्दी पर बैठा। ऐसा कहा जाता है कि अशोक जो है जब शासक बना तो इसने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। उसके बाद ये गद्दी पर बैठा था, और इसका एक भाई था तिस, जिसकी इसने हत्या नहीं की थी। वो आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे उसके बारे में। अभी फिलहाल हम लोग जो है पुरालेख या अशोक के शिलालेखों के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमको जो पढ़ने हैं अभी, अब जो है सबसे पहला जो टॉपिक दिया गया है हमारा, वो अशोक के शिलालेख है। अशोक के शिलालेखों में भी हमको कहां कहां से इसके शिलालेख प्राप्त हुए हैं बात करें, तो भारत से भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा नेपाल से प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में लगभग 150 से अधिक स्थल ऐसे हैं जहां से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। भारत के अनेक स्थान तो है ही, भारत के साथ साथ नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान तक अशोक के शिलालेखों
की जानकारी हमको प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि 150 से अधिक स्थल ऐसे हैं जहां से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। भाषा की अगर हम बात करें तो अनेक भाषाओं का इसमें प्रयोग किया गया है। जैसे मान लो प्राकृत भाषाएं हैं, ठीक है, कुछ फारसी भाषा भी है, कुछ ग्रीक भाषा है, अरमाइक, ये आरामी दे रखा है इसमें, ये अरमाइक है, ठीक है, अरमाइक, अरमाइक भाषा है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है, ठीक है, ग्रीक भाषा होगी, प्राकृत होगी, ठीक है, ब्राह्मी लिपि, ठीक है, एक मिनट, ये भाषा है, ठीक है, ये भाषा है, सॉरी, ठीक है, आर्मी है भैया, ठीक है, आर्मी है, अरमाइक आएगी यहाँ से नीचे, ठीक है। इसके अलावा लिपि की अगर बात करें, ब्राह्मी लिपि है, उत्तर भारत में प्राप्त हुई है। खरोष्टी जो है उत्तर पश्चिम भारत में प्राप्त हुई, यानी कि पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। ग्रीक भाषा अफगानिस्तान में प्राप्त हुई है। अरमाइक भी इसी क्षेत्र से प्राप्त हुई है। अरमाइक भी इसी क्षेत्र से हमको प्राप्त हुई है, किससे? अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से। इसके अलावा प्रकार की बात करें तो अशोक के शिलालेखों में अगर हम बात करें तो इसमें कुछ तो स्तंभ लेख मिले हैं। स्तंभ मतलब कि पिलर, ठीक है, खंबे के टाइप के, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो है बड़े बड़े शिला मिले हैं, पत्थर के टुकड़े मिले हैं, शिलालेख मिले हैं। कुछ गुहालेख, गुहालेख कहा जाता है जब गुफाओं में, गुफाओं की दीवारों पर कोई लेख लिखवाया जाता है तो उसको गुहालेख के नाम से जाना जाता है। तो गुहालेख प्राप्त हुए। तो कुल मिलाकर स्तंभलेख प्राप्त हुए, शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है, गुहालेख प्राप्त हुए किसके? अशोक के समय के। लिपि की अगर लिपि आपसे पूछ ले तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भाषा की अगर बात करें तो प्राकृत भाषा थी, कुछ फारसी भाषाओं में भी मिले हैं, ग्रीक भाषाओं में भी मिले हैं और आरामी भाषाओं में भी प्राप्त हुए हैं। देश अगर पूछेगा तो भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और इसके साथ साथ नेपाल को भी आप लगा सकते हैं। स्थलों की अगर बात करें तो 150 से अधिक स्थलों की जानकारी इसमें हमको प्राप्त हुई है, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो प्रमुख शिलालेख जो है अशोक के, वे कौन कौन से हैं और वहां से किस चीज की हमको जानकारी मिली है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये फैक्ट रहेगा यहाँ से आपके क्वेश्चन आने की संभावना प्रत्येक एग्जाम में। मैं ये नहीं कह रहा कि यूजीसी नेट में ही यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से आपका जो एलटी ग्रेड है, ठीक है, इसके अलावा टीजीटी है, पीजीटी है, हिस्ट्री या कोई भी आपका, अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन किसी भी टॉपिक में आते हैं, किसी भी एग्जाम में हिस्ट्री आती है, आपकी इतिहास से क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अनेक बार यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, अनेक क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली टोपरा, ठीक है, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख जो है ये हमको अंबाला से प्राप्त हुआ भाई, ठीक है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख कहां से मिला है? अंबाला से, ठीक है, अंबाला, अंबाला जिला पड़ता है हरियाणा में और उसी का एक गांव है आपका टोपरा, वहां से स्तंभ लेख प्राप्त हुआ था। लेकिन वर्तमान में ये दिल्ली में स्थित है, क्योंकि दिल्ली में इसको रखवाया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे दिल्ली में स्थापित करवाया गया। इसमें धर्म नीति का प्रचार के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है, ठीक है, अशोक के द्वारा लिखवाया गया था। इसके बाद दूसरा आता है आपका गिरनार, ये आपका गुजरात से प्राप्त हुआ है। सिंचाई योजना का वर्णन इसमें मिलता है। इसके अलावा यहीं से, ठीक है, ठीक है, गिरनार शिलालेख जो है यहाँ से आपका सुदर्शन झील की जानकारी भी हमको प्राप्त होती है। सुदर्शन झील की जानकारी हमको यहाँ से प्राप्त होती है। इसके अलावा जो है अगर बात करें रुममंदेई शिलालेख, रुममंदेई शिलालेख जो है ये नेपाल से प्राप्त हुआ है, नेपाल से ये प्राप्त हुआ है और बुद्ध के जन्म स्थान की पुष्टि यहाँ से होती है। इसी शिलालेख से ये जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ वो रुममंदेई में हुआ था। रुममंदेई जो कपिलवस्तु में पड़ता है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। इसके अलावा इसी स्तंभलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष आपका रूम जो है कपिल वस्तु की, ठीक है, कपिल वस्तु की यात्रा की और कपिल वस्तु को कर मुक्त कर दिया था, कर मुक्त कर दिया था। इस बात की जानकारी मिलती है कहां से? रुममंदेई अभिलेख से ही हमको प्राप्त होती है। इसके अलावा दूसरा शिलालेख है आपका कालसी शिलालेख। कालसी शिलालेख जो है ये उत्तराखंड से प्राप्त हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। कालसी शिलालेख जो है उत्तराखंड से प्राप्त हुआ है। यहाँ से धम्म के नियम यानी कि धर्म, वो जो अशोक का जो धर्म था, धम्म, उसके नियम कानून की जानकारी हमको इससे प्राप्त होती है। इसके अलावा महत्व क्या है? अशोक की धम्म नीति, शांति, अहिंसा, करुणा का प्रचार, प्रशासनिक नीति, पशु बलि पर प्रतिबंध, जनता से संवाद आदि की जानकारी हमको इससे प्राप्त होती है। मौर्य साम्राज्य की भौगोलिक सीमा और संस्कृति का प्रमाण भी इससे हमको प्राप्त होता है। इसके अलावा और अनेक शिलालेख हैं, बहुत सारे शिलालेख हैं। जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे, मौर्य वंश पढ़ेंगे, तो मौर्य वंश में मैं आपको अशोक के लगभग जितने भी शिलालेख थे छोटे बड़े सभी के बारे में डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। यहाँ पर केवल मैंने आपको स्रोत के बारे में बताया है कि इस तरह के स्रोत यहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं, ये इसके महत्व थे। इसके बाद दूसरा है हाथी गुम्फा शिलालेख। हाथी गुम्फा शिलालेख की बात करें तो ये खारवेल के द्वारा लिखवाया गया था। चेदी वंश का राजा था भैया, ठीक है। वंश की अगर बात करें खारवेल की, तो खारवेल का जो वंश था वो चेदी वंश था, ठीक है। ये चेदी वंश का राजा था और कलिंग क्षेत्र में इसने शासन किया था। ऐसा कहा जाता है कि इसने मगध साम्राज्य पर आक्रमण करके, मगध साम्राज्य पर आक्रमण करके जिनसेन की मूर्ति प्राप्त की थी, यानी कि महावीर स्वामी की मूर्ति प्राप्त की थी। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि खारवेल जो थे ये जैन धर्म के अनुयायी
थे, ठीक है, जैन धर्म को मानते थे। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है हमको ये खारवेल के द्वारा लिखवाया गया। कहाँ से प्राप्त हुआ है भाई? उड़ीसा से ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये उड़ीसा के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, उड़ीसा के क्षेत्र से प्राप्त हुआ। बात करें स्थान की, तो स्थान दिया गया इसमें उदयगिरी पर्वत, ठीक है। उदयगिरी पर्वत से प्राप्त हुआ है भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। इसके अलावा समय की अगर बात करें तो सेकंड सेंचुरी यानी कि 200 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। राजा की बात करें तो खारवेल है, जो कलिंग के चेदी वंश का शासक था। भाषा की बात करें, आपका खा जो है हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये आपका प्राकृत भाषा में लिखा गया है। लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि का ही इसमें उपयोग हुआ है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग इसमें किया गया है। और भाषा थी कौन सी? तो भाषा थी आपकी प्राकृतवाई, ठीक है। चलिए जी आगे देखते हैं। इसका विवरण की अगर बात करें, ठीक है, इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है, किस किस चीज की जानकारी मिलती है, क्या इसका महत्व है, उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है या शिलालेख है, इससे हमें किस चीज की जानकारी प्राप्त होती है, मुख्य इसका विवरण देख लेते हैं। तो यहां से हमको एक तो सैन्य विजय, ठीक है, खारवेल ने जो मगध पर आक्रमण किया था, मगध पर आक्रमण करके जिनसैन की मूर्ति प्राप्त की, उसकी भी जानकारी हमको प्राप्त हो। देखो यहाँ पर दिया गया है, नंदवंश द्वारा उठाई गई जिन मूर्ति जैन मूर्ति की पुनः स्थापना, राज्य की आंतरिक व्यवस्था और धर्म आधारित नीति, इसकी जानकारी हमको यहाँ से मिलती है। इसके अलावा जल सिंचाई के बारे में, संगीत प्रेम के बारे में, धार्मिक सहिष्णुता के बारे में, इस बात की हमको जानकारी मिलती है। तो इन सब की जानकारी जो मिलती है हमको हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। कौन कौन सी की? एक तो खारवेल का सैन्य अभियान, उसने कलिंग पर आक्रमण करके जिनसैन की मूर्ति प्राप्त की। इसके अलावा जल सिंचाई के बारे में, संगीत प्रेम के बारे में, धार्मिक सहिष्णुता, यानी कि सभी धर्मों का आदर करता था, वैसे जैन धर्म को मानता था ये, ठीक है। तो इस सब की जानकारी हमको प्राप्त होती है कहाँ से? हाथी गुम्फा अभिलेख से, ठीक है। और जो ये आपकी जिनसैन की मूर्ति है, इसको आपका कलिंग से उठाकर लेकर गया था कौन? नंदवंश का राजा, महापद्मनंद उसका नाम हुआ करता था। महापद्मनंद जो नंदवंश का संस्थापक था, वही इस मूर्ति को उठाकर लेकर गया था। कहां पर? पाटलिपुत्र में, ठीक है, मगध साम्राज्य में, ठीक है। फिर उस पर आक्रमण करके लेके आया कौन? खारवेल वापस इसको लेकर आया था। यह शिलालेख पूर्वी भारत के राजनीतिक इतिहास को उजागर करता है। इसके अलावा जैन धर्म के संरक्षण विकास का प्रमाण भी इससे प्राप्त होता है। मैंने बताया ना कि जिनसैन की मूर्ति प्राप्त की, महावीर स्वामी की मूर्ति प्राप्त की, तो इसका मतलब यह है कि ये जैन धर्म का संरक्षण करता था, ठीक है। और अशोक के बाद के काल दुर्लभ ऐतिहासिक विवरण की जानकारी भी इससे हमको प्राप्त होती है कि अशोक के बाद जो है, ठीक है, अशोक के बाद के काल का दुर्लभ ऐतिहासिक विवरण यहाँ से हमको प्राप्त होता है। कहाँ से? आपका उड़ीसा के क्षेत्र से, यानी कि आपका अभी बताया था मैंने आपको, उदयगिरी जो पर्वत है, ठीक है, उड़ीसा में, उसके आसपास से ये शिलालेख हमको प्राप्त हुआ है। चलिए जी आगे देखेंगे संगम युग के शिलालेख, ठीक है। तो संगम काल में कौन कौन से शिलालेख हमको प्राप्त हुए, कुछ उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डिटेल से हमको जो है, जब हम, ठीक है, इनके वंश पढ़ेंगे, राजाओं को पढ़ेंगे, तो उसको और भी ज्यादा विस्तार से मैं इन जो है इन शिलालेखों के बारे में, इन अभिलेखों के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बात करते हैं समय की। संगम युग के जो शिलालेख हैं वे आपके 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर आपका जो है 3री सदी ईस्वी तक है जी, 3री सदी ईस्वी तक के काल की जानकारी हमको इससे मिलती है, या उस काल के हैं। स्थान की बात करें तो तमिलनाडु से प्राप्त हुए, कुछ केरल से, और कुछ दक्षिण भारत के अन्य भाग जैसे कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, इसके अलावा तेलंगाना है, तो इन क्षेत्रों से भी प्राप्त हुए हैं। भाषा की बात करें तो प्राचीन तमिल इनकी भाषा थी। और लिपि की अगर बात करें तो तमिल ब्राह्मी इनकी लिपि हुआ करती थी, तो ये इनकी लिपि थी। भाई कभी पूछ ले, तमिल ब्राह्मी लिपि थी। भाषा की बात करें तो प्राचीन तमिल थी। और राज्यों की अगर बात करें तो तमिलनाडु, केरल और दक्षिण भारत के कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, आदि राज्यों को इसमें शामिल किया जा सकता है। तो प्रमुख एग्जाम्पल की अगर बात करें, कौन कौन से शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। कौन कौन से स्रोत यहाँ से मिले हैं हमको, उनके बारे में भी एक बार थोड़ा सा जो है नजर घुमा लेते हैं। देखिए जी, सबसे पहले है आपका पुगलूर शिलालेख। पुगलूर शिलालेख जो है चेर जो राजा थे, चेर राजाओं की जानकारी इससे हमको प्राप्त होती है। दूसरा है आपका पटटिनम जो है, ये आपका अरिखमेडु से प्राप्त हुआ है। व्यापारिक नगर का संकेत यहाँ से हमको प्राप्त होता है, व्यापारिक नगर का यहाँ से संकेत प्राप्त होता है। इसके अलावा नेडुन चेजियन शिलालेख, ये पांड्य शासक का उल्लेख इसमें किया गया है। इसके अलावा जैन बौद्ध आश्रमों के दान लेख और भिक्षुओं को गुफा या अनुदान देने की जानकारी भी संगम साहित्यों से, या संगम शिलालेखों से, साहित्य कह रहा हूं, संगम शिलालेखों से हमको प्राप्त होती है। महत्व की अगर हम बात करें, इसका महत्व क्या रहा, तो दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति, राजवंश और सांस्कृतिक जीवन का प्रमाण हमको यहाँ से प्राप्त होता है। व्यापार मार्गों, विदेशी व्यापार, रोम और ग्रीस के साथ इन लोगों का व्यापार होता था, इस बात के संकेत मिलते हैं।
धर्मों की विविधता, जैन, बौद्ध, वैदिक परंपरा आदि की जानकारी भी हमको यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये थे भाई आपके संगम काल के कुछ शिलालेख। ठीक है, इसके बाद निष्कर्ष की अगर हम बात करें, निष्कर्ष में अगर हम बात करें तो पुरालेख इतिहास का अनुपम साक्ष्य है। अनुपम यानी कि बहुत विस्तार से, बहुत जो है बड़े स्तर पर इनका प्रमाण हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, अशोक, खारवेल और संगम युग के शिलालेख अद्भुत स्रोत हैं जो हमें प्राचीन भारत के प्रशासन, धर्म, संस्कृति और सम्यक ज्ञान प्रदान करते हैं। इनके अध्ययन से हमें भूगोल, भाषा, लिपि, शासन व्यवस्था की गहराई से भी समझ प्राप्त होती है। यानी कुल मिलाकर हमको जो ये आपके पुरालेख जो प्राप्त हुए हैं, इन पुरालेखों से हमको क्या है कि पुरालेखों से हमको उस काल की जानकारी मिलती है। उस काल का समाज कैसा था, उस काल की संस्कृति कैसी थी, उस काल के लोग कैसे थे, उनका खान पीन कैसा था, उन लोगों का धर्म कैसा था, भाषा कैसी थी, लिपि कौन सी थी। तो इस सब के बारे में हमको जो जानकारी मिलती है इन पुरालेखों से ही प्राप्त होती है। और ये सबसे प्रमुख अगर हम बात करें तो अशोक के शिलालेख हैं, खारवेल का शिलालेख है, इसके अलावा आपका संगम काल के शिलालेख हैं, कुछ आपके ये स्रोत हैं जहां से हमको अनेक भूगोल, भाषा, लिपि, शासन व्यवस्था, धर्म, प्रशासन, ठीक है, राजनीति आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये थे कुछ आपके भाई आज के टॉपिक, पूरा लेख में ये चीजें शामिल की जाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं। इसके अलावा अभी और अन्य टॉपिक ऐसे हैं जिनके बारे में हम लोग जो है बात करने वाले हैं। अगली जो क्लास रहेगी आपकी, पहले में आपको जो है इनके आपके क्या करूंगा, ठीक है, जो आपकी यूनिट नंबर 1 के मैंने कुछ आपको टॉपिक जो कराए हैं उनके 50 क्वेश्चन आप लोगों को जो है मैं आपके पीवाईक्यू एमसीक्यू के रूप में, ठीक है, कराने वाला हूँ। ठीक है, और उसके बाद आपका जो है, उसके बाद आपकी जो है अन्य स्रोतों पर, जैसे मान लो सिक्के थे इस काल के, सिक्कों के बारे में बात करेंगे, कहाँ कहाँ से किस किस राजा के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सिक्कों के अलावा फिर देखेंगे साहित्यिक स्रोत। ठीक है, अभी केवल हमने पुरातात्विक स्रोत देखे हैं। ठीक है, उसके बाद हम साहित्यिक स्रोत देखेंगे। साहित्यिक स्रोतों में बहुत सारी पुस्तकें आएंगी, लेखक आएंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो लगभग ये मान लो कि यूनिट 1 से आपकी लगभग 10 से 12 क्लासें आपकी आने वाली हैं। इतने डिटेल से इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं। ठीक है, चलिए जी, तो यहीं पर आज की क्लास को करेंगे भाई समाप्त। यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कर दिया करो भाई। ठीक है, चलिए जी, नमस्कार।